नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव, मैथ्स टीचर, आपका करियर टाइम के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग जो बात करते हैं नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में, और आप लोगों ने पहली क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के लेकर के बात की थी। और आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो उसमें पूर्णांक था, इंटीजर था। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक से लेकर के। अब पूर्णांक क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में सभी नंबर्स होते हैं जो माइनस के इन्फिनेटिव से लेकर के और बीच में जीरो भी आ जाता है, और कहां तक होता है ये इन्फिनेटिव तक स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो माइनस के अनंत से लेकर के ये प्लस के अनंत तक चीजें जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। अब बात आती है कि पूर्णांक में हमको पढ़ना क्या क्या है। पूर्णांक हमारा नेगेटिव भी होता है, पूर्णांक हमारा जीरो भी होता है, और पूर्णांक हमारा क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और एक न्यूट्रल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। अब लेकिन हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव, और जो भी पॉजिटिव पूर्णांक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं, जिसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। अब ये बात आती है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? यानी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। यानी एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, और अप टू वन कहां तक होता है? अनंत तक स्टार्ट होता है। कहां तक होता है ये? इन्फिनेटिव तक जाता है। तो ये जब सभी संख्याएं होती है, कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को ही बोला जाता है क्या? धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या ही हमारी कौन सी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक होता है। आप लोग कहोगे कि सर जीरो क्या है? जीरो ना तो हमारा नेगेटिव माना जाता है, और ना तो ये क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। ये क्या माना जाता है? बस न्यूट्रल माना जाता है। अब बात आती है इसके आगे की, मैं बात करता हूं पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलते हैं होल नंबर। अब जो पूर्ण संख्याओं को लेकर बात करता हूं कि होल नंबर को लेकर के मैं बात करूंगा, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो आप लोग कहोगे कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो, 1 2 3 4 5 अप टू 1 कहां तक होता है? अनंत तक होता है। लेकिन स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा डाउट रहता है, और वो डाउट क्या रहता है कि सर प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट करूं? एक से स्टार्ट करूं या जीरो तक स्टार्ट करूं? होल संख्या को कहां से स्टार्ट करूं? जीरो से स्टार्ट करूं या मैं एक से स्टार्ट करूं? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ऐसा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? मैंने आपसे बोला भाई प्राकृतिक नाम से ही हमें पता चला है प्रकृति। जो चीज पहले से ही प्रकृति में मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो पूर्ण संख्या क्या जीरो पूर्ण संख्या है? जीरो भाई पूर्ण संख्या है। तो बात ये आती है, क्या ये बताओ जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या? कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो पहले से मौजूद नहीं था भाई दोस्तों, और जीरो को तो बाद में आर्यभट्ट ने खोजा है, अपनी इंडिया में ही खोजा गया, अपने भारत में ही खोजा गया है। इसीलिए जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्या में नहीं होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो आप लोग क्या जीरो बोलोगे? जीरो अब नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे। क्योंकि जीरो हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में जो चीज पहले से मौजूद होगी वही प्राकृतिक संख्या होती है। तो मैंने बोला कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। तो कहने का मतलब है कि जरा मुझे बताओगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या? जीरो। बताओगे पहली पूर्ण संख्या? जीरो। दूसरी पूर्ण संख्या? एक। तीसरी पूर्ण संख्या? दो। और चौथी कौन सी हो जाएगी? तीन। और पांचवी कौन सी हो जाएगी? चार। ये हमारा 2018 के सीजीएल की मेंस के एग्जाम में बना था कि पहली 111 पूर्ण संख्याएं। तो आप लोग पहली 111 पूर्ण संख्याओं की बात करूंगा, तो बताओ कहां तक मैं बात करूंगा? बताओ पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। मैंने कहा दूसरी कौन सी होती है? एक। मैंने कहा तीसरी कौन सी होती है? दो। मैं तीसरी का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप दो लिख रहे हैं। मैंने कहा भाई चौथी कौन सी होती है? तो आप क्या लिखेंगे? तीन। और ऐसे ही मैंने बोला कि भाई 111 है, तो बताओ कहां तक लिखूंगा मैं? 110 से लिखूंगा। जैसे ही पूर्ण संख्याओं की बात आती है तो आपको बस कहां तक लिखना होता है? एक कम तक लिखना पड़ता है। मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं पूर्ण संख्या हो गई, इसके बाद में आता है परिपूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। अब ये बताओ परिपूर्ण संख्याएं, और मैं बात करता हूं संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर की मैं बात करता हूं, तो कौन सी संख्याएं होती हैं? तो ध्यान देना,
परिपूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्याओं को लेकर जब भी हम लोग बात करेंगे तो परिपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। जैसे लिया मैंने 6 ले लिया और मैंने लिया है 28 ले लिया, 6 ले लिया और मैंने 28 ले लिया, और माना कि ये सभी मैंने जो लिखे हैं वो हमारी संपूर्ण संख्याएं ही होती हैं, लेकिन मैं यहां से लेकर के ही बताऊंगा कौन सी होती हैं। कहने का मतलब है कि संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने 6 के फैक्टर किए, और तो 6 के फैक्टर किए, बताओ 6 में किस किस संख्या से भाग जाता है, तो आप लोग कहोगे 1 से भी भाग जाता है, आप लोग कहोगे कि सर 2 से भी भाग जाता है, फिर 3 से भी भाग जाता है, और किससे जाता है, 6 से भी भाग जाता है। कहने का मतलब 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। मैंने आपसे बोला कि बताओ 28 में किस किस से भाग जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 7 से भी जाता है, 14 से भी जाता है, और किससे जाता है, 28 से भी जाता है। लेकिन मैंने क्या किया कि जो भी संख्या होती है उसके जितने भी भाजक होते हैं उनको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ा तो कितना है भाई, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 कितना होता है, 12 आ गया। और ऐसे ही मैंने इनके भाजकों को जोड़ा, तो इनको सबको मैंने जोड़ दिया, तो कितना आएगा, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 14 28 28 28 कितना होता है, 56 होता है। तो जरा मुझे बताओगे कि तो संख्या कितनी है, 6, और भाजकों का योगफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बताओ ये कितना है, दुगना है भाई, कितना ये डबल आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला कि बताओ संख्या कितनी, 28 है, तो बताओ कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। कोई सी भी संख्या ले लो, इनके अलावा यदि मैं 100 तक कोई सी भी संख्या ले लूं, जैसे मैंने 12 ले लिया, 12 ले लिया, और जब मैंने 12 लिया है तो 12 के मैंने भाजक निकाले, तो बताओ 12 में किस किस संख्या से डिवाइड जा सकता है। आप कहेंगे 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, ठीक है, और 6 से भी जाता है, 12 से भी जाता है। सबको जोड़ दो भाई, सबको जोड़ा और मैंने सबको जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो कितना आएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना आएगा, 10 10 और 6 16 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना, 28 आएगा। कहने का मतलब संख्या तो 12 थी, लेकिन योगफल कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। कहने का मतलब दुगने के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये आता है कि वह संख्या जिसके भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर हो। कहने का मतलब है द सम ऑफ ऑल डिविजर इज 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है, परफेक्ट नंबर। तो कहने का मतलब है कि सभी भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि बताओ सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 6। आप लोग इसमें आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत होना कि जैसे संपूर्ण संख्या की बात आ गई तो आप लोग 0 टिक लगा दो, वो नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है, 6 है, और दूसरी कौन सी होती है, 28। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संपूर्ण संख्याएं होती हैं, तो 2 ही संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है, 6 और क्या होती है, 28। हालांकि आपसे बोलता है कि 1 से लेकर के 1000 तक कितनी होती हैं, तो तीसरी और होती है जिसको बोलते हैं 496। वो कौन सी है, 496। भाई 100 तक कितनी 100 तक कितनी संपूर्ण संख्याएं होती हैं, 2, और 1000 तक कितनी यानी संपूर्ण संख्या होती हैं, तो 3 होती हैं। पहली 6 है, दूसरी 28 है, और तीसरी कौन सी होती है, 496 होती है। लेकिन बात करते हैं कि सर ये आती हैं तो कहां से आते हैं। अब इसकी हम लोग बात करेंगे। अब इसको लेकर के जैसे ही मैं बात करूंगा तो मैंने आपसे लिखा एक फॉर्मूला, और हमारे होता है इसे निकालने के लिए कोई से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 की पावर n -1 और होता है 2 की पावर n -1 होता है, जहां पर n क्या है, n का मतलब है प्राइम नंबर। कौन सा है, प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं आभा संख्याएं। तो कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। इस तरीके से ध्यान देना कि मुझे यदि पहली संपूर्ण संख्या निकालनी है तो n की वैल्यू 2 लगाऊंगा, मुझे दूसरी संपूर्ण संख्या निकालनी तो मैं n की वैल्यू क्या लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, मुझे चौथी निकालनी तो क्या, मुझे तीसरी निकालनी तो क्या लगाऊंगा, 5 लगा दूंगा। तो लगा दो भाई वैल्यू। मुझे पहले पूर्ण संख्या निकालनी है, संपूर्ण संख्या निकालनी है, तो 2 की घात हो जाएगा 2 - 1, और 2 की घात हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। और जब इसको करूंगा तो 2 की घात 2 - 1 का मतलब क्या होगा, 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 में से 1 माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो पहली हमारी परिपूर्ण संख्या निकल के आ गई। ऐसे ही मैं दूसरी की बात करता हूं, मुझे 28 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा कि 2 की घात n की वैल्यू 3 लगा दूंगा, 3 - 1 हो जाएगा, और 2 की घात 3 - 1 ही हो जाएगा। तो 2 की घात 3 - 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 की घात 2 कितना होता है, 4, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8, और 8 में से 1 माइनस कितना आएगा, 7 आएगा, तो बताओ कितना आएगा, 28 आएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं परिपूर्ण संख्या भी निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, संपूर्ण संख्या भी मैं निकाल सकता हूं। अब मैं इसकी बात करता हूं, आगे के टॉपिक की भी बात करता हूं, तो मैं लेता हूं अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याओं को लेकर के। अभाज्य संख्याएं
जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्याएं, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। अब लोग बात करते हैं कि अभाज्य संख्याओं में और संयुक्त संख्याओं में क्या अंतर होता है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हम लोग देखते हैं जरा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे मैंने लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्या मैंने ले ली, और मैंने आपसे बोला है कि जब मैंने संख्याएं ले ली हैं और आपसे मैं बोलता हूं कि बताओ कि 1 में किस संख्या से भाग जाता है, तो आप लोग कहोगे कि 1 का तो भाजक केवल 1 ही है। अब बताओ कि जरा 2 में किस किस से आता है, आप कहोगे 1 से जाता है, और किससे आता है, 2 से आता है, क्योंकि इनके अलावा किसी और से जाता ही नहीं है। भाई 3 में किस किस से आता है, 1 से और 3 से आता है। बताओ 4 में किस किस से आता है, तो आप लोग कहोगे 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है। मैंने आपसे ऐसे ही बोला कि भाई 5 में किस किस से आता है, तो आप लोग बोलोगे 1 से भी जाता है, 5 से। 6 में 1 से आता है, 2 से आता है, 3 से, और किससे आता है, 6 से आता है। मैंने कहा 7 में किससे आता है, 1 से और 7 से। मतलब 8 में 1 से, 2 से, 4 से और 8 से आता है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहां पर यह उठता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और जब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं तो मैंने आपसे बोला कि आपसे मैं बोलता हूं कि तो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि वे संख्याएं खुद से और 1 से कटती हों। हालांकि एक डेफिनेशन है, मानते हैं कि ये बस केवल बच्चों को समझाने वाली डेफिनेशन होती है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यही चीजें हम लोगों को बता दी जाती हैं। लेकिन प्रोफेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होती है कि बताओ 1 में कितने भाजक हैं, 1, और 2 में कितने भाजक हैं, 1 और 2। भाई 3 में कितने भाजक हैं, 1 और 3। भाई 5 में कितने भाजक हैं, 1 और 5। वे संख्या जिसके केवल और केवल कितने भाजक होते हैं, 2 भाजक होते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो मैं लिख सकता हूं वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 भाजक होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। वे संख्या जिसके केवल और केवल कितने भाजक होते हैं, 2 भाजक होते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला है कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, क्योंकि 2 ही एक ऐसी इकलौती संख्या है, 2 ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके भाजक कितने, 2 हैं। अब मैंने बोला कि 2 के बाद में कौन सी है, 3 है, जिसके भाजक कितने भाई, 2 हैं। मैंने कहा फिर कौन सी है, 4 है क्या, आप बोलो भाई 4 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में कितने भाजक होते हैं, 4 में कितने डिवाइजर होते हैं, 3 होते हैं। मैं आपसे बोलता हूं क्या 5 है, कि 5 में भी कितने भाजक हैं, इसमें भी 2 भाजक हैं। मैंने कहा भाई 6 है क्या, नहीं है, 6 में अब क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो आगे मैं बात करूंगा अभाज्य संख्याओं से लेकर के, उसमें आपको बताऊंगा अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है, तो इससे लेकर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं संयुक्त संख्याएं। अब बात आती है कि बताओ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ने के बाद, जितनी भी अभाज्य संख्याओं को छोड़ने के बाद जो भी संख्याएं बच जाती हैं, तो भाई 1 भी बच जाएगा क्या, एक हमारी संयुक्त संख्या है क्या, एक संयुक्त संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वे संख्याएं जिसके भाजकों की संख्या 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। देयर मैं लिख सकता हूं कि वे संख्याएं जिसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक होती है, और 2 से अधिक होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो मोर देन 2 डिवाइजर होता है, यहां पर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन, ठीक है ना, जिसके भाजकों की संख्या 2 से क्या होती है, अधिक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याओं को लेकर के। तो अब लेकर हमारा जो क्वेश्चन उठेगा अभाज्य संख्याओं को लेकर के, बात यह आती है फिर 1 क्या है। तो मैंने आपसे बोला था सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4। 4 के बाद में क्या होगा भाई, 6 होगा। क्या बताओ 1 हमारी संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आप लोग कहोगे कि 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में केवल कितना डिवाइजर होता है, 1 होता है। 1 में केवल और केवल 1 भाजक होता है, इसीलिए हमारी ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ना तो ये कंपोजिट नंबर है, ना तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये केवल 1 ना तो अभाज्य संख्या में आता है, ना तो संयुक्त संख्या में आता है। ये केवल और केवल क्या होता है, नेचुरल नंबर में ही रहता है, केवल केवल, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अभाज्य संख्याएं।
अभी हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर से लेकर के। तो मैं कुछ प्राइम नंबर से लिखता हूं और हम लोग बात करते हैं। तो बताइएगा 1 से लेकर के 100 तक मैं बात करूं तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। अभी मैंने केवल और केवल 1 से लेकर के मैंने 50 तक लिखे हैं। तो देखो कि 1 से लेकर के 50 तक कुल जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हो गए 15 हो गए। तो जरा बताओगे कि 1 से लेकर के 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 15 होती है। अब मैं आगे की बात करता हूं, जैसे है 53 है 59 है 61 है 67 है 71 है 73 है 79 है, अब 83 है और 89 है और 97 है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब 1 से लेकर के 50 तक 15 होती हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं कि 50 से लेकर के 100 तक की मैं बात करता हूं तो कितनी होती है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी हो जाती हैं 10 हो जाती हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 25, क्योंकि 15 और 10 कितनी हो जाती हैं 25 हो जाती हैं। एक क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली में एक एग्जाम हुआ है और एग्जाम हुआ है CDS का, उसके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर के 50 तक कुल अभाज्य संख्या m है और तथा 50 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्या n है। तो बताओ दोनों का अंतर कितना होगा, m माइनस n क्या होगा। तो बताओ m माइनस n कितना होगा 15 माइनस 10 कितना होता है 5 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं बताओ कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितने होंगे 25 होंगे, यानी 50 तक 15 होती हैं और 50 से लेकर के 100 तक कितनी हो जाती हैं 10 हो जाती है। टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो ध्यान देना क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या क्या बन जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन दोस्तों यही बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। तो मैं इधर लिख सकता हूं मैं और इधर लिखूंगा मैं। पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट ही हमारा आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई 2 है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है 2 है। मैं इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं लिखूंगा, केवल मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा। और सेकंड की बात करता हूं, दूसरा क्या होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तो है, लेकिन 2 कैसा नंबर है 2 इवन भी नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सम संख्या भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि सम 2 सम अभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। भाई स्पेशली इसको ही क्यों बोला गया है, स्पेशली इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 के अतिरिक्त जितने भी नंबर होते हैं सभी कैसे होते हैं ऑड नंबर होते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं विषम होती हैं। कैसी होती हैं भाई विषम होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या कैसी होती हैं विषम होती हैं। विषम को ही बोला जाता है कैसा ऑड नंबर बोला जाता है। भाई क्या बोला जाता है ऑड नंबर बोला जाता है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट क्या आता है, तो बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी है, तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है 3 होती है। भाई कौन सी है 3 है, और विषम का मतलब क्या है ऑड नंबर है। तो बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है 3 है। तो यहां से लेकर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है। टेट में सुपर टेट में बहुत क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है भाई 3 है। तो इन चीजों पर ध्यान रखना, हमें कंफ्यूज नहीं होना है सम अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या में। अब जो पांचवा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, पांचवा पॉइंट हमारा ये बन जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं भाई 25 होती हैं। भाई कितनी होती हैं 25 होती हैं। जब 1 से लेकर के 100 तक हमारी 25 होती है, तो बताओगे जरा 1 से लेकर के 200 तक कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाती हैं, हम लोग इनकी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 25 होती है बस 25 का धोना कर दो, ऐसा मत करना भाई, ठीक है ना। तो कितनी होती हैं 46 होती हैं। भाई कितनी हो जाती हैं 46 होती हैं। लेकिन बात ये भी आ जाती है कि जब 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं और 1 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाती हैं 46 हो जाती हैं। अब 7वां पॉइंट क्या बन जाता है कि 1 से 100 तक
अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब क्या होता है, सम क्या होगा। सम का मतलब है जोड़े सबको तो कितना होता है, वो होता है 1 0 कितना होता है 6 0 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है 1060 होता है। ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, हालांकि हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है 1060 होता है। 8वें की पॉइंट की बात करता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन सुपर के एग्जाम में भी पूछा गया, जो 8th पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो योगफल कितना होता है, तो वो कितना होता है 100 होता है। कहने का मतलब 100 हमारा 100% होता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं इस चीज को लेकर के। यदि मैं 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ूं भाई, कहां तो जोड़ूं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि मैं 23 तक संख्याओं को जोड़ दूं यहां से लेकर के इतनी को, तो उनका जो योगफल निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 100 निकल के आता है। भाई कितना निकल के आएगा 100 निकल के आएगा। और 9 पॉइंट क्या है, बात ये भी आती है कि हम लोग अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचाने। जब कोई भी संख्या 5 है या 5 से बड़ी है, कोई सी संख्या ले लो, भाई मैंने 7 ले लिया और 7 में ले लिया और मैंने 6 से भाग दिया, तो बताओ रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आ जाएगा। मैंने भाई 11 लिया और 11 में मैंने 6 से भाग दिया, तो ये बताओ रिमाइंडर जो निकल के आएगा शेषफल कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 6 का 6 रिमाइंडर 5 आ जाएगा, शेषफल 5 आ जाएगा। कोई सा भी नंबर ले लो, मैंने 31 ले लिया और 31 ले लिया और 6 से डिवाइड दे दिया, तो ये बताओ रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा 1 आएगा। मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, मैंने 59 ले लिया और 6 से डिवाइड दे दिया, तो कितना आएगा, तो 6 9 54 होता है, तो रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां से लेकर के हमारे स्टेप निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। यदि किसी भी अभाज्य संख्या में यदि 6 से डिवाइड दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो क्या आएगा 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो लिख सकता हूं मैं कि यदि अभाज्य संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो उसमें 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमेशा 1 या कितना रहता है 5 ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो कितना आएगा 5 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 6 से भाग देने पर हम लोग या तो शेष पर कितना आता है 1 आता है, या तो कितना आता है 5 आता है। अब ऐसे ही मैंने बोला भाई बहुत सारे मेथड है इसमें करने के लिए, मैं आपको समझा देता हूं, मैं लिखाऊंगा नहीं पॉइंट आउट, ठीक है ना, पॉइंट नोट नहीं कराऊंगा। यदि कोई भी प्राइम नंबर है और उसका मैं स्क्वायर कर दूं, कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर कर दूं और उसमें 1 माइनस कर दूं, तो उससे डिवाइड किस में जाता है 24 से डिवाइड जाता है। भाई मैंने लिया 5 ही ले लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर किया, 1 कम कर दिया, तो बताओ कितना आएगा 24, और 24 में पूरा डिवाइड चला जाता है, पूरा डिवाइड चला जाएगा। मैंने 7 ले लिया और 7 का मैंने स्क्वायर किया और मैंने क्या कर दिया 1 कम कर दिया, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में से 1 कम करूंगा तो बताओ कितना आएगा 48। क्या इसमें 24 से भाग जाता है, तो इसमें भी क्या होता है भाई 24 से डिवाइड ही आ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट हमारे ये हैं, तो इसके बाद में 10 जो पॉइंट आता है वो देखते हैं, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेंगे इस चीज को। तो देखते हैं जरा 10th पॉइंट क्या है हमारा, 10 वाला पॉइंट क्या है। 10 पॉइंट ये है हमारा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं m हैं तथा 50 से 100 तक n है, तो m माइनस n क्या होगा। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में अभी रिसेंटली हुआ है, अभी तो उसमें पूछा गया था कि m माइनस। अब ये बताओ 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है m है, और 50 से लेकर के 100 तक कितनी है n है। तो जरा बताओगे कि 1 से लेकर के 50 तक संख्याएं होती कितनी है 15 होती है, तो बताओ तो m की वैल्यू कितनी है 15 है। और बताओ जब m की वैल्यू 15 है, अब मैं माइनस कर दिया n और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो कहने का मतलब है कि't दोनों का जो डिफरेंस आ गया है, तो m माइनस जो n आ गया है वो कितना आ गया है हमारा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद बात करता हूं 11 पॉइंट 11
कि यदि मैं सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करूं, मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो ध्यान देना कि जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा +1 लिखा हुआ है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जरा दोस्तों बताओगे कि यदि मैं सभी प्राइम नंबर का यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये बताना है कि हम लोगों को कि इसका जो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक आसान चीज हमें मिल जाती है, 5 हमको दिख जाता है, क्योंकि 5 ही इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक या तो 0 होता है या तो 5 होता है। 5 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दूं या तो आपको 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। भाई 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 × 5 5 दूनी 10 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 25 आ गया, या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। लेकिन तो 0 कब मिलेगा, 0 कब मिलेगा, 0 तभी मिलेगा जब एक इवन नंबर से यानी सम संख्या से गुणा होगा। तो कहने का मतलब है क्या इसमें कोई एक सम संख्या है, तो आप लोग कहोगे क्या है, 2 है। और जब 5 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 0, भाई ध्यान रखना, 0 है तो है, लेकिन नया 0 कब बनता है, नया 0 5 ही बनाता है जब 5 है और 5 के साथ में सम संख्या है जिसको इवन नंबर बोलते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, 0 बनता है, वरना 0 नहीं बनता है। ठीक है, तो 0 बनने का रीजन बस यही होता है कि 5 ही इकलौता एक ऐसा नंबर होता है जो 0 बनाता है, वरना इसके अलावा कभी भी 0 नहीं बनता है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट है 12। 12वां पॉइंट जो हमारे सीडीएस के एग्जाम में इसी बार आया है और पहला ही क्वेश्चन था, और वो क्या था, ध्यान देना कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 और +1। जो अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ है उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 +1 कर दिया। तो बताओ इस प्रकार जो प्राप्त संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अब लेकिन ध्यान देना कि इसको करेंगे कैसे। अब ऐसा थोड़ी कि हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वास्तविकता में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, वरना क्या होगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं है, किस तरीके से संख्या है, फिर ऑप्शन में आप लोग चेक करेंगे। लेकिन ध्यान देना, मैंने 2 ले लिया और 2 में मैंने 1 जोड़ दिया, तो बताओ क्या मिलेगा, 3। मैंने पहली अभाज्य संख्या ली और उसकी अगली अभाज्य संख्या ले ली और मैंने अगला नंबर जोड़ दिया, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, और 6 में जब 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे मैंने अगला नंबर ले लिया, 2 गुणा 3 गुणा ले लिया मैंने, 5 + 1 जोड़ दिया, तो बताओ 2 गुणा 3 कितना होता है, 6, 6 गुणा 5 कितना, 30, और कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐसे मैंने अगला और नंबर ले लिया, 2 गुणा 3, और भी आगे मैं नंबर ले सकता हूं। तो कहने का मतलब है जो नंबर मिल रहे हैं वो सभी कैसे नंबर हैं, अभाज्य संख्या मिल रही है। तो कहने का मतलब है यदि लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणा करने के बाद यदि 1 जोड़ दो, ठीक है ना, तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है वो कैसी संख्या प्राप्त होती है, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो कहने का मतलब ऑप्शन में ये बोला गया था, बताओ कैसी संख्या प्राप्त होगी, अभाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा, क्या अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होगी, तो किस तरीके से होगी। तो उस प्रकार जो प्राप्त संख्या होती है अभाज्य संख्या हो जाती है। अब एक पॉइंट और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 13 केस है, 13 पॉइंट है, क्या है, ऐसी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक जिनके अंकों को बदलने पर भी एक नई अभाज्य संख्या मिल जाती है। यानी 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंकों को बदलने पर भी एक नई अभाज्य संख्या मिल जाती है, तो वो कौन सी है भाई, सबसे छोटी तो क्या मिल जाती है हमें, 13, और 13 का मैंने उल्टा किया, बदल दिया अंकों को, तो क्या मिलेगा, 31। तो पहला नंबर क्या है हमारा, 13 है, और 13 के बाद में क्या मिल जाएगा, 17। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 71, और 71 के बाद में हमारा जो मिलेगा वो क्या है, 37 है। इसका उल्टा क्या होगा, 73, और इसके बाद में है 79 है, और 79 का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो बताओ कुल कितनी अभाज्य संख्या हमारी है, ये कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं। तो संख्याओं की बात करता हूं तो 8 संख्या है, लेकिन जोड़ों की बात करता हूं तो ये बताओ कितने पेयर हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 4 पेयर हो जाएंगे। भाई कितने पेयर हो जाएंगे, 4 पेयर हो जाएंगे। तो ये बताओ ऐसी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंकों को बदलने पर भी एक नई अभाज्य संख्या मिल जाती है, तो 8 संख्या है, लेकिन कितने जोड़े हैं, 4 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बात रही है वो हमारी अभाज्य संख्याओं से लेकर के बात रही है। अब चाहे आप लोग कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो हमारे सुपर टेट का एग्जाम है, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम है, चाहे किसी से भी लेकर के हमारे प्राइम नंबर से लेकर क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं इसकी दूसरी क्लास में, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग बहुत लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनका भी अच्छा भला हो। ठीक है, धन्यवाद।